इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के इस दफ्तर में आप सबका खैर मकदम है। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन ने एक सीरीज शुरू किया है कि अहम शख्सियात से मुलाकात करके अहम मौजू पे बातचीत करने का एक प्रोग्राम बनाया है। इस सीरीज का एक पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी सीनियर सहाफ़ी और बुजुर्ग समाजी कारकुन अब्दुल अजीज साहब हैं। आज उनसे हम बंगाल में मुस्लिम सियासत और लीडरशिप के हवाले से बात करेंगे। उस मौजू पे गुज़श्ता 60-70 सालों में क्या हुआ, आखिर बंगाल में मुस्लिम लीडरशिप उभर क्यों नहीं पाई, जबकि बंगाल में मुसलमानों की तादाद 30% आबादी होने के बावजूद भी न बंगाल की किसी सियासी जमात में मजबूत लीडरशिप है, न मुसलमानों की अपनी कोई सियासी जमात बन पाई। और यही वजह है कि मुसलमान लीडरशिप से महरूम होने की वजह से मुसलमान सियासी जमातों के तवंगर बने हुए, मोहताज बने हुए हैं और कोई ऐसी मुसलमानों के पास कोई आवाज़ नहीं है। अब्दुल अजीज साहब, आपका खैर मकदम है इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के इस प्रोग्राम में। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बंगाल में कोई मजबूत सियासतदान न उभर सके हैं, न कोई सियासी आवाज़ बुलंद हो सके। आखिर उसकी वजह क्या है? इस सवाल के साथ ये भी अहम बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के शुरुआती सालों में, इब्तदाई सालों में मुस्लिम लीग यहाँ पर मुस्लिम लीग उभरी और कुछ के कुछ नुमाइंदे यहाँ पे जीत के भी आए और सरकारें भी शामिल हुई। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ बंगाल की मुस्लिम लीग तो खत्म हो ही गई। उसके बाद कोई भी तजुर्बा मुसलमानों का कामयाब नहीं हो सका। अब्दुल अजीज साहब, इन सवालों के साथ आप हज़ार के साथ रूबरू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो वाकई दो 1964 से आज तक मुस्लिम सियासत, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम जमातें और यहाँ की जो सेकुलर पॉलिटिक्स है या नॉन मुस्लिम पॉलिटिक्स है, इस सब पर मेरी नज़र है। मुस्लिम लीग का नाम आपने लिया। मुस्लिम लीग 1970 में प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग के नाम से कायम हुई यहाँ बंगाल में, और उस वक्त मैं पॉलिटिकल साइंस में का तालिब इल्म था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और मुस्लिम लीग में मैं भी शामिल हो गया। और वो हुआ ये कि यूनाइटेड फ्रंट कायम हुई। तो यूनाइटेड फ्रंट पहले थी, ज्योति बासु उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और जॉय मुखर्जी चीफ मिनिस्टर थे। वो 9-10 महीने से ज्यादा नहीं चल सके। फिर इलेक्शन हुआ, जॉय मुखर्जी उसके चीफ मिनिस्टर थे, बंगला कांग्रेस उन्होंने बनाई थी। तो मुस्लिम लीग ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। उसके 7 एमएलए हुए और 7 एमएलए के बगैर मिनिस्ट्री कायम नहीं हो सकती थी। तो उसकी वजह से 3 मिनिस्टर मुस्लिम लीग के हुए और कोई कॉमर्स हुआ, कोई इरिगेशन मिनिस्टर हुआ। हसनुज्जमा साहब नाम था, वो कॉमर्स मिनिस्टर हुए। कॉमर्स मिनिस्टर हुई। एक साहब नसरुद्दीन थे, इरिगेशन मिनिस्टर हुए, नसरुद्दीन खान साहब। एक विश्वास, पूरा समय विश्वास, वो भी कोई मिनिस्ट्री हुई। उसी जमाने में एक वाकया हुआ। बहुत बड़े लीडर थे मुसलमानों के, जो पार्लियामेंट मेंबर थे, उनका नाम था सैयद बजूजा। सैयद बजूजा साहब और गुलाम यजदानी साहब भी, वो भी बड़े लीडर थे, बाद में एमपी वगैरह बने, उस वक्त एमएलए। दोनों को पाकिस्तानी जासूसी के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत किसकी है? मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल है और जॉय मुखर्जी उसके चीफ मिनिस्टर हैं। विजय सिंह निहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जो कांग्रेस से आए थे। जमात इस्लामी के मौलाना फत्ता साहब ने हमसे ये कहा, हम आना जाना जमात दफ्तर में शुरू हो गया था, मैं जमात इस्लामी का मेंबर नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सिकंदर मुल्ला जो सदर है मुस्लिम लीग के और हसनुज्जमा जो सेक्रेटरी हैं, उनसे मिला जाए और कहा जाए कि चीफ मिनिस्टर से कहा जाए कि अगर आप लोग उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गलत तरीके से कब्जा किए हैं, तो जासूसी के नाम पे आपने किया, तो क्या होगा कि आपको हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ का मतलब ये हुकूमत गिर जाएगी, तो वो लोग जरूर करेंगे। इन लोगों ने क्या जवाब दिया सुन लीजिए। सिकंदर और रसूल सभा ने कि अभी 2-3 महीना हुआ है हम लोग मिनिस्ट्री में आए हैं और फिर अभी क्या निकले। अच्छा, उन्होंने बात तो सुनी नहीं, लेकिन 5-6 महीने बाद मिनिस्ट्री खत्म। एक वाकया तो मुस्लिम लीग का मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा वाकया सुन लीजिए। उसके बाद कोई कांग्रेस में शामिल हो गया, कोई कुछ, तो एक
एमएलए बचे जिनका नाम था हसन जमा साहब, यानी मुस्लिम लीग में बचा कौन? एक। तो रऊफ साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अब्दुल रऊफ अंसारी बहुवजार कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए थे। मुंशी जो कांग्रेस के थे वो सुदीप बंदोपाध्याय को मुर्शिदाबाद से लाए और अब्दुल रऊफ अंसारी को उन्होंने कहा कि आपको हम राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, आप एमएलए शिप के लिए मत कोशिश कीजिए। उनका ठीक है। हसन जमा से कहा गया कि हम आपको वो रोड देना है, तो उन्होंने कहा कि हम 90,000 लेंगे, तो कांग्रेस राजी हो गई। एसयूसी के भी 2 एमएलए थे, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि ना हम पैसा लेंगे और ना ही हम वोट गैर मुस्लिम, दोनों ने कहा ना हम पैसा देंगे ना हम वोट देंगे। अब आप किरदार का अंदाजा कर लीजिए, यानी हमने जो देखा मुस्लिम लीग को उस जमाने में, और पैसा भी लेना शुरू कर दिया था उन लोगों ने गलत तरीके से। हमने देखा कि ये तो हिंदुओं से गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा करेक्टरलेस है ये जो मुस्लिम लीग में शामिल। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ मुस्लिम लीग की, हसन जमा बचे एक, तो 44-45 एमएलए थे सीपीएम के। सीपीएम के जो एमएलए थे वो मुसलमान 44-45। तो ये जो हसन जमा ने बहुत जोर से तकरीर की असेंबली में कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का कुछ नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, तो ज्योति बासु ने कहा कि मुसलमानों के तो हम रिप्रेजेंटेटिव 44 एमएलए हमारे साथ है, तुम तो एक एमएलए हो, तुम बोल रहे हो मुसलमानों के। हसन जमा को चुप होना पड़ा। हम बताना सिर्फ 2 बात चाहते हैं। एक तो ये बताना चाहते हैं कि काशीराम की तरह कोई मुसलमानों में ऐसा हो नहीं पा रहा है जो मुसलमानों को ये समझाए कि तुम्हारी वोट की क्या कीमत है। यानी वोट की, वो मुसलमान एक तरह से कीमत ही नहीं समझता। ये जो मुसलमान है ये नोट की कीमत थोड़ा बहुत समझता है, वोट की तो एकदम कीमत नहीं समझता। और शहाबुद्दीन साहब कहते हैं कि ये जो मुसलमान है वो सिर्फ 3 रोज पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है, जिस रोज इलेक्शन होता है, जिस रोज गिनती होती है और जिस रोज हुकूमत साजी होती है। 3 रोज के अलावा उसे कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से। ये जितने मुसलमान हैं, तो अब आप क़यादत कैसे पैदा होगी, यानी लीडरशिप कैसे पैदा होगी? तो लीडरशिप के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो ये है कि पीछे भी एक ताकत होनी चाहिए जो उसके लिए मरने जीने के लिए तैयार हो, और दूसरी ये वो भी रिस्क ले, नो रिस्क नो गेन ले, तो वो लीडर बन सकता है। हमने अपने अंदाज से देखा, हम जब से है हम अकेले लड़ते हैं बहुत से मामले में, आप भी लड़ रहे हैं अकेले। पीछे कितने आज हालत ये है कि एक मुसलमान गिरफ्तार हो जाए तो आप 100 मुसलमान को तलाश कीजिएगा कि वो थाना को घेराव कर दे, या सीपीएम की पार्टी उस जमाने में तो उसका घेराव कर दे, या इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की पार्टी भरा, आपको नहीं मिले। अच्छा, ठीक, ममता बनर्जी क्यों लीडर हो जाती ये, और अब्दुल अजीज क्यों नहीं हो पाते? तो मैं बताना चाहता हूँ, पर ममता बनर्जी के लिए हलाल हराम गलत सही उलट पुलट कुछ मतलब नहीं, उनको बनना है। अच्छा, उनको सब कुछ करना है, लेकिन अब्दुल अजीज के लिए या नूरुल्लाह जावेद के लिए बहुत सी चीजें लिमिटेशन भी, कैद भी है, या लालू के लिए भी कोई कैद नहीं है, मुलायम के लिए कैद। तो एक तो हमारे लिए कैद भी बहुत ज्यादा, ममता बनर्जी के लिए कोई कैद नहीं। ममता बनर्जी जब बीजेपी में शामिल थी और मारवाड़ी पैसे दे रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, तो उन्होंने जमात इस्लामी के 3 लीडरों को बुलाया था, जिसमें मैं भी शामिल था। उन्होंने अपने घर में ये कहा, मेरे सामने की बात है, उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारी मदद करें, हमारे हेल्प करें, तो 30 जगह जहां से आप कहेंगे हम टिकट दे देंगे एमएलए की। तो हमने कहा कि आप क्योंकि बीजेपी में हैं, इसलिए बीजेपी को मुसलमान सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपके एमएलए देने न देने से कोई फर्क नहीं पैदा होता। खूब मिठाई खिलाई, खूब चाय पिलाई, सब करने के बाद 8 घंटा 1.25 घंटा हो गया, फिर उन्होंने सेकेंड
हाफ में कहा, फर्स्ट हाफ तो ये था, सेकंड हाफ में कहा अच्छा एक কাজ করো আমি যদি চিফ মিনিস্টার হব तो একটা মুসলমানকে डिप्टी चीफ मिनिस्टर করে দেব। हमने कहा आप चीफ मिनिस्टर होंगे ही नहीं, इसलिए कि मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे करें। तो बहरहाल बात खत्म हो गई। हमने सिर्फ इतना पूछा उनसे कि आपको किसने हमें बुलाने के लिए कहा है। सुल्तान साहब, हमको लगा कि सुल्तान साहब होगा ना, कहा होगा, बोले ना ना नहीं, सुल्तान उल्तान तो पत्ता दे ही ना। तो हमने कहा फिर किसने, तो वो जो बुत थे रखे हुए ठाकुर, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए इशारा किया, उन्हीं। उनका अच्छा ये किया। आप देखिए कि सुल्तान साहब को मुसलमान क्या समझेगा, बहुत बड़ा लीडर है, जो भी चाहेगा करेगा। यहाँ सबसे बड़ा गुंडा एक मुसलमान था, मर्डर वर्डर करता था, उसका नाम था उमर, मीर उमर। तो वो, उसको अभी मर गया कांग्रेस का एक लीडर, उसका नाम अभी भूल रहे हैं आप लोग से, सोहेल मित्रा। वो सोहेल मित्रा के साथ काम करता था। कौन? और अपने मोहल्ले में टेरराइज करता था, समझ में? कौन? मीर उमर। और वो सोमेन मित्रा क्यों उसका साथ क्यों देता था? सोमेन मित्रा उसको जेल से छुड़ाता था और पुलिस से उसका ताल्लुक था। तो ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, तो ममता बनर्जी ने ये देखा कि ये लोग तो सब बिजनेस करते हैं, और कांग्रेस हुई होने के बाद तब उसने अलग जो किया अजीत पाजा वगैरह के साथ और सुदीप बंदोपाध्याय के साथ, तो उसने रात दिन मेहनत की और उसको हर तरफ से मदद मिली, मारवाड़ियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सब तरफ से मदद मिली। और मदद होने के बाद उसके अंदर मरने जीने की भी थी, मतलब कुवत मरने जीने की भी थी कि हम मर जाए तो कोई, इसलिए कि हमने देखा था जब गोली चली थी 14 आदमी मारे गए थे, कहा नंदीग्राम में, तो हम भी 2-3 आदमियों के साथ गए थे। तो जब वो वहाँ जो छोटा सा हॉस्पिटल था वहां हम गए उसको देखने के लिए, तो वो ऐसे ही मेज पे ऐसे पड़ी हुई थी और मुकुल राय भी वहां मौजूद थे। मुकुल राय बोले आशबिन ना, शरीर तो खूब खराब। हमने कहा देखिए इसको जिंदगी और मौत का कोई ख्याल नहीं। तो ममता बनर्जी ने 17 साल जो काम किया वो बेतहाशा किया, ठीक है ना। और हम आपको बताएं कि एक थे इदरीस अली, आप लोग जानते होंगे, जब मिलिए ने कायम किया तो उन्होंने हर रोज वो मेरे पास आते, अजी साहब ममता बनर्जी ऐसा करती है, रोज हम लोगों को ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब वो एमपी हो गए तो बेचारे बेकार हो गए, जब एमएलए हो गए तो उससे भी बेकार हो गए, और उसके बाद वो मर गए। तो ये जो हमारे अंदर जो लोग हैं, वो हिंदू जो पॉलिटिशियन है उनसे भी खराब है। ये मेरा जो जायजा है वो सिर्फ इंडियन मुस्लिम का नहीं है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को देख लीजिए और बांग्लादेशी पॉलिटिशियन को देख लीजिए। ये तीनों जगह का जो मैंने जायजा किया है, ये पॉलिटिशियन भी उतने ही खराब हैं, और ये इनके पीछे जो मुसलमान है ये हिंदुओं की तरह नहीं है, हिंदुओं से भी ज्यादा करप्ट है दोनों। अब इसमें से आप लीडरशिप कैसे लाइएगा ये हमको बताइए। आज जो ये मजलिस है, आप तो शायद इसकी अहमियत नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं तो इसकी अहमियत समझता हूँ कि 10 लाख अगर मुसलमान तकरीर सुन रहे हो वाज मौलाना की और ईदैन की, फला की, ढमाका, उससे बड़ी चीज ये है। लेकिन इसकी अहमियत कौन समझेगा? जो आदमी कुछ काम कर रहा होगा, जो एक्टिव होगा, जो एक्टिविटी कर रहा होगा, बाकी लोग इसकी भी अहमियत कुछ नहीं समझेंगे। आपकी जो किताब है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, इन्होंने जो किताब लिखी है उसको तो अब तक बांग्ला में हो जाना चाहिए था, अभी उर्दू में कितने लोग पढ़े होंगे, बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो लोग भी उर्दू सहाफत से जुड़े हुए हैं और जो माशाअल्लाह कारीन है, किसके कारीन है? अखबार मशीक के कारीन है। किसके कारीन है? अवामी न्यूज के कारीन है। अच्छा, अवामी न्यूज क्या है और अखबार मशीक क्या है? तो ये जो अखबार है ये लोग तो खुद दलाल हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो उनको कुछ मालूम ही नहीं कि इसमें क्या लिखा जा रहा है। यहां तक कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप हमास की लीडरशिप के तो कायल होंगे, चाहे किसी के कायल हो या ना हो। हमास ने वो लीडरशिप दिखाई है और वो ताजगी पैदा की है जो
लौट पीछे की तरफ अगर थे याम तू, फिर दिखा दे सुबह शाम तू। तो हम लोग तो वो सुबह शाम देख रहे हैं जो सहाबा कराम वाला सुबह शाम। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज से 3-4 साल पहले हमास ने एक बार फिर अटैक किया था, तो उस पर इजराइल ने उन पे फिर अटैक किया और कई हमास के लीडर मालूम। तो अखबार मशीक में एडिटोरियल आया, ये 10 साल पहले की बात है, एडिटोरियल आया कि ये लोग तो खुद अपने मौत का सामान करते हैं। ये कौन लिखा है? उसी मुल्हक साहब। हम लोग 3-4 आदमी गए, उनसे कहा उसी मुल्हक साहब से कि ये आप हमास को जानते हैं? हमास को तो किस तरह फिलिस्तीनियों को किया जा रहा, किस तरह हमास के लोग कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरी तो राय है कि हमास वाले गलत करते हैं, खामखा। अच्छा, कितने मुसलमानों ने एहतजाज किया? नहीं। हमारे हाथ में जब इकरा था और उन्होंने एक बार मौलाना अली मियाँ के खिलाफ लिखा और उनको कहा बाल ठाकुरे हैं ये। और अली मियाँ का कसूर क्या था? कलकत्ते में आकर उन्होंने ये कहा था कि अगर मुस्लिम पर्सनल में तब्दीली होगी तो हम हिजरत करना पसंद करेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। तो आजाद हिंद ने ये लिखा कि अगर ये आदमी इस तरह कह रहा है तो इसको ये सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहा है हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की अक्सरियत है। इसको बाल ठाकुरे की तरह है, इसको तो मुल्क से बदल कर देना चाहिए। तब हमने कलम उठाया और उसके बाद हमला हुआ उनके, और 6-7 रोज तक उनके यहाँ पुलिस रही। तो आज कौन लिखने वाला है हमको बताइए, क्यों बताए? ठीक है ना। काजी साहब से रिपोर्टर ने पूना में पूछा कि आप लोग ये आईली कानून के बारे में कहते हैं, तलाक शुदा के बारे में, आप चोरों का हाथ काटने की बात क्यों नहीं करते? तो काजी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ही वॉज ग्रेट मैन। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इस कानून को नाफिज कर दें तो हमारे लिए कोई इतराज ऑब्जेक्शन की बात नहीं। सईद साहब ने क्या एडिटोरियल लिखा वो भी सुन लीजिए। सईद साहब ने ये एडिटोरियल लिखा कि ये बदअकल लोग हैं, ये जो मौलवी मौलाना है, इनको सोचना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं कि चोरों का हाथ काट देना चाहिए और फौजदारी कानून इस्लाम का होना चाहिए, बेवकूफों को समझाएगा कौन? उनको हमने खत लिखा, उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। हमने लिखा सईद साहब आप अपनी कॉलमों में आयली कानून की हिमायत करते हैं, असल लोग हिमायत करते हैं, वो जुज है इस्लाम। और जब एक आदमी कुल की हिमायत कर रहा है तो आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको क्या कहना चाहिए? आप जुजबी बदअकल हैं या गैर दानिशमंद हैं? वो पूरे तौर पर बदअकल है, यही कहना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि ये खत आप छापेंगे नहीं, इसलिए कि आपकी बदअकली जाहिर हो जाएगी। तो देखिए, चाहे आजाद हिंद हो, चाहे अखबार मशरिक हो, अवामी न्यूज पे तो कोई माई बाप। ये जो कहना मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बेदारी जो है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, जिसकी वजह से कयादत अगर उभर भी रही हो, और हमारे यहाँ कयादत बहुत आसान है, इससे दुनिया में किसी की और इतना आसान कयादत नहीं है। आप देखते हैं मस्जिदों में जाइए, एक इमाम नहीं है तो फौरन दूसरे इमाम को खड़ा कर देते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत आसान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब 3 तुम हो तो उनमें से एक अपना अमीर चुन लो और उसके पीछे चलो। तो हम तो 3 के पीछे चल सकते हैं एक अमीर चुन के, हम तो मस्जिदों में दिखाते हैं कि फौरन हमारे यहाँ अमीर बन जाता है। तो हमारे यहाँ तो आसान है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिरदार लोगों की तादाद दूसरी कौमों से ज्यादा है। मेरा सवाल ये है कि 2010 में जमात इस्लामी ने अलग अलग लोगों की अपील किया है, कलकत्ता में सलीम को निकाला है। तो उस अपील के बाद मैंने देखा कि उसको लाया, जमात उस ऑफिस में गए जहाँ पर 3 महीने का भी रास्ता नहीं, 2 फीट का रास्ता भी नहीं, तेरा चलना पड़ता उसको लाया। आखिर 10-12 सालों में क्या हुआ कि जो सियासी जमातें मुस्लिम तंजीमों को कुछ नहीं तय कर दिया। दूसरे जमतुलमा थी, जमतुलमा जो है देखा हमने कि जमतुलमा बड़े जल्दी यूज करती थी, जमतुलमा जो है अब तो पहले आप मिले जमतुलमा और भी दीगर हमारी हर छोटी छोटी बात पर एहतजाज करते थे, बुलाने करते थे। अब तमाम मुजाहिरे हैं, कुछ भी नहीं, और पॉलिटिकल पार्टियां भी आपको कुछ नहीं है, कुछ पुर्तगी क्यों हो गया? देखिए, ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है कि जो आप कह रहे नहीं पूछता है, जब ज्योति बासु का जमाना था या सिद्धार्थ राय का जमाना था तो उनसे मिलने के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं था।
लोग खत लिखते थे, अपॉइंटमेंट मिल जाता था, बातचीत होती थी। अभी जो साहिबा आई हैं वो ये उनके अंदर ये शायद पता नहीं उनका एडवाइजर कौन है, वो मुसलमानों से मिलना ही नहीं चाहते। और एक बार ईद में इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हो गई थी खिलाफत टेंट के बगल में। हमने एक सवाल किया था कि আপনি তো কিছু করলেন না মাদ্রাসার জন্য, এই জন্য না আমি অনেক করেছি। एक तरफ सुल्तान साहब बैठे हुए थे, एक जावेद खान साहब। जावेद खान साहब ने कहा ईद के दिन आप ये सब बात कर रहे हैं। हमने कहा ईद के अलावा ये मिलेंगी कब। सुल्तान साहब ने क्या कहा सुन लीजिए, बेचारे चले गए दुनिया से, अल्लाह ताला उनको माफ करे। सुल्तान साहब ने ये कहा कि अजीज साहब काली पूजा आ जाए, काली पूजा खत्म हो जाए तो हम सीएम को लेके बैठेंगे। हमने कहा हम सीएम के सामने आपको बोल रहे हैं, ये आपकी बात नहीं माने। बेचारे चले गए, काली पूजा भी करो। तो ये जो प्रोटेस्ट की जो ताकत थी ना उस वक्त छूट थी कुछ, अभी तो मारने के लिए तैयार है। सुन लीजिए, पहले मैं बता रहा हूँ, जब मुस्लिम लीग का हमने जिक्र किया तो उस जमाना क्या था, कांग्रेस की जवाल था और लेफ्ट का उरूज था, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग को किसी ने मारा नहीं, इलेक्शन हो गया। आज इंडियन सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन होता है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग पुलिस का हमला हुआ आपको मालूम है, और कितने लोग जो बेचारे अभी जो आपने अपनी किताब में लिखा अफरोज का है, तो जो जा रहा है उसको मार रहे हैं। अच्छा, सीपीएम को खत्म कर दिया उसमें उन्होंने मार मार के। अच्छा, कांग्रेस को मार मार के खत्म कर दिया। मुसलमान तो कांग्रेस के जो वो है, वो क्या है, एक्टिविस्ट कहिए या मेंबर्स के, उनसे ज्यादा कमजोर है, सीपीएम से ज्यादा कमजोर है। इसलिए कि सीपीएम तो एक जमात है, उसमें तो थोड़ी मजबूती भी है। तो आपके पास तो इस मजबूती की कमी है, जिसकी वजह से आपको प्रोटेस्ट करने का गोया साहस नहीं हो रहा, आपकी वो ताकत नहीं हो रही। अच्छा, उसको बोलिए कि ये कर दो। पहले भी गुंडे के जरिए काम होता था, अभी खालिस गुंडों के जरिए पूरा सिस्टम चल रहा है। ये जो आप अभी ममता बनर्जी जो हुकूमत कर रही है ना, अगर आप पूछिएगा तो हम बता देंगे, कोई पूछेगा तो हम बता दें, पूरे तौर पर गुंडे हुकूमत कर रहे हैं। ये सवाल मुस्लिम क़यादत का है। मुस्लिम क़यादत तो अभी ये मुसलमानों में जो बदकिरदारी है, जो किरदारी क़यादत में होने की वजह बता रहे हैं, इसके अजाले के लिए मुसलमान अपने अंदर से कोई तब्दीली ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यही कि आज आप जो बैठे हुए हैं, हम ये कहें कि भाई ममता बनर्जी ने नदीमुल हक के कहने से एक मीटिंग की थी हुकूमत संभालने से पहले, यानी ओपोजिशन में थी, कि अगर हम आएंगे तो मुसलमानों की एक कोर कमेटी होगी, चोर कमेटी नहीं होगी। आप लोगों में से कोई गया हुआ तो मालूम। आज अगर आप कोर कमेटी बना लें और इसमें से कुछ लोग मरने जीने के लिए तैयार हो जाए तो हम तो तैयार हैं, समझ में। लेकिन मिली इत्तेहाद परिषद हमने बनाया, उसको हमने देखा कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी का क्या हाल हुआ और जो जमात के लोग उनका क्या हाल हुआ, दूसरों का क्या हुआ, कोई भी मेरा साथ ठीक से नहीं दे सका। अब और एक वाकया बताता हूँ आपको। सिद्दीकुल्लाह चौधरी तृणमूल कांग्रेस में जाने से पहले, अब्दुल रज़ाक मुल्ला तृणमूल कांग्रेस में जाने से पहले, हमने अब्दुल रज़ाक मुल्ला को फोन किया कि आप दो आदमी, वो भी सीपीएम के खिलाफ बहुत बोलते थे, कौन, अब्दुल रज़ाक मुल्ला, और सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ बहुत बोल। हमने कहा दोनों आदमी बैठ जाइए, एक आदमी को लीडर बना लीजिए और कुछ कीजिए, कम से कम 2-4 एमएलए आपके हो जाए तो आपकी एक ताकत हो जाए। तो अब्दुल रज़ाक मुल्ला बोले हम तो तैयार है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोले कि हम भी तैयार हैं, तो कैसे होगा। हमने कहा मीटिंग हो दोनों में। बोले हमारे दफ्तर में लेके आइए। दफ्तर में लेके गए अब्दुल रज़ाक मुल्ला को, दोनों बैठे। हमने कहा दोनों में से एक लीडर चुन लीजिए, यह सब हमने लिखा है। तो सिद्दीकुल्लाह चौधरी को अब्दुल रज़ाक मुल्ला ने कहा हम इनको लीडर बना देते। हमने कहा काम कीजिए, शुरू कीजिए। अच्छा, एक ही महीना नहीं गुजरा था कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और दूसरे महीने में अब्दुल रज़ाक मुल्ला ज्वाइन कर लिया। सिद्दीकुल्लाह चौधरी मुल्ला है, मौलवी है, उनका हाल सुनिए और अब्दुल रज़ाक मुल्ला का सुनिए। जब पहले वो वजीर वो भी हुए थे, वजीर ये भी हुए थे। हमारी जो मुलाकात हुई अब्दुल रज़ाक मुल्ला से एक जगह सिंपोजियम में, तो हमने कहा मुल्ला साहब कुछ कर पा रहे हैं आप। तो उनका जो साथी था बोला हाँ अनेक काज করছে। बोले ना ना আমি কিছু করতে পারছি না। लेकिन आप इसी सिद्दीकुल्लाह चौधरी से जाके पूछिए आपको, वो बोलेगा हम काम कर रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, गाड़ी मिल गई है और बहुत सी चीजें मिल गई, हो गया खत्म। तो आपका जो लीडर है, चाहे वो मुल्ला हो चाहे रज़ाक मुल्ला हो,
उसकी हालत क्या है? हम तो चूंकि तजर्बा कर रहे हैं 40-50 साल से, हमको तो मालूम है। यहाँ एक थे, अगर ज्यादा टाइम होता तो हाँ पूछिए। अच्छी खासी है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से जो है बहुत नजदीक से बातचीत सियासत को देख रहे हैं, तो क्या देखिए, मेजर इश्यू बहुत हैं। जैसे उनका रिहायशी मसला है, वो बिल्कुल बहुत ही बुरे तरीके से रख रहे हैं। इससे याद आपको होगा ये हाउसिंग का इशू और एजुकेशन। हाँ, ये इस इशू को एड्रेस करने के लिए चाहे वो इशू हो या फिर बात में तंजीम हुआ वगैरह, तो उनका क्या रवैया रहा? वो देखिए, इस वक्त आप मिली इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, उससे पहले मिली इत्तेहाद तो कभी जब तो साथ जब भी चुनाव हो सकता है, कोई भी जितना भी इदारा हो, हाँ, उनका क्या रवैया रहा, क्या रहा, मतलब इन मसाइल पर उन तंजीमों ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? देखिए, उन लोगों ने क्या किया या नहीं किया, वो तो हम उनसे ज्यादा पूछना चाहिए। लेकिन हम जिस तंजीम से वाबस्ता थे, जैसे मुस्लिम तंजीम मशावरत और मिली इत्तेहाद, दो जमातों से वाबस्ता थे इससे पहले, तो जब हम लोग सीपीएम के दफ्तर में जाते थे, चाहे प्रमोदास गुप्ता से मामला हो, चाहे उनके बाद सरोज मुखर्जी हुए थे, इन दोनों से, तो प्रमोदास गुप्ता तो बहुत ही गलत आदमी, एकदम एक्सट्रीमिस्ट था वो, तो उसकी तो बहुत बातें हम आपको लिख कर सुनाएंगे। लेकिन सरोज मुखर्जी ने एक बात की कि ये देखिए, ये जो आपके निजाम साहब हैं, अब्दुल हलीम साहब हैं, इन लोगों को हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने एजुकेशन का मामला रखा था और इंस्टीट्यूट्स का भी रखा था, तो उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को कहते हैं कि बैठ के हमको बताइए, अगर कहीं जगह होगा तो हम स्कूल वगैरह कायम करेंगे। लेकिन ये लोग जो है, निजाम साहब या हलीम साहब या और अमीन साहब, ये लोग तो हमको सही तरीके से बोलते नहीं। अच्छा, हलीम साहब, अमीन साहब और क्या नाम, निजाम साहब तो बोलते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर इश्तियाक साहब, उनका इंतकाल हो गया, डॉक्टर इश्तियाक साहब, वो हमको बताते थे कि इस यहाँ भी ब्राह्मणिज्म है और ये लोग भी चाहते ये हैं कि ये जो है मुसलमानों के अंदर ताकत पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा कन्वर्सेशन सुना है, इंतकाल हो गया उनका, वो थे सीपीएम में। तो ये जो पार्टियां हैं वो बहुत हद तक चाहती हैं, और जो लोग इनसे मिलते हैं ना, वो अपने जाती काम, पर्सनल काम को ज्यादा करते हैं, अपने काम को। और जैसे हलीम ये थे हमारे हाशिम अब्दुल हलीम, बहुत बड़े एथिस्ट थे, लेकिन हमीम नाम था उनका, वो वक्फ के मामले में वो पूरा लूटा उनके दोस्त ने, और उनको तो सजा भी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सीपीएम का जमाना था, मामूली किस्म के लोग थोड़ा बहुत थे, लेकिन इसमें आप देखिएगा, ये जो जमाना कांग्रेस का तो इससे भी खराब था, और तृणमूल का सबसे ज्यादा खराब, सारे लोगों को गुंडा बना रही है। ये क्या लोग हैं? माफ कीजिए, इनका सवाल दूसरा था कि जो मुसलमानों के मसाइल कलकत्ते के हैं, उस पर मुस्लिम तंजीमों ने अपने तौर पर क्या किया? हमने ये देखिए, हम अब उन लोगों की बात तो आपको बता, आपने सुना नहीं, हमने कहा उन लोगों से उन लोगों के बारे में पूछिए। हमने अपने बारे में ये बताया कि ममता से 3-4 बार मुलाकात की। अब जैसे एक मस्जिद है सॉल्ट लेक में, कैंपस में है, आन पुलिस के कैंपस में, वो 2011 तक बन रही थी, पुरानी को तोड़ के नई बन रही थी, उसको 2011 में ममता बनर्जी ने रुकवा दिया। जब 3 पुलिस कमिश्नर से 1 बार 2 बार तीनों बदल गए, तीनों से कहा, क्योंकि आप लोगों ने साइन किया, हमने कहा कि आपको पुलिस कमिश्नर ने साइन किया है, यहाँ तोड़ के वहां बन गए, तो ये बन क्यों नहीं रही? बोले क्या हम बताएं, आप बता नहीं सकते। उस वक्त जावेद शमीम भी थे, हो गया। उसके बाद ममता बनर्जी से एक आदमी के काम की वजह से हम गए थे, जिसका 5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया है फरहाद हकीम के गुंडों ने, उसके बारे में गए थे। ममता को हमने कहा ये किया है, बोले बहुत खराब किया आपने, बॉबी सोम ने देखा कोई, तो हमने मस्जिद का भी जिक्र किया कि मस्जिद का मामला इस तरह है, बोले बॉबी को नहीं देखो। अब बॉबी का हाल ये है कि वो गुंडे जो उसके अपने हैं, उनको उनके लिए काम करता है, और गुंडे जो है फरहाद हकीम का, और हमने फरहाद हकीम उसको डांटा। हमने कहा आप लोग गलत काम करते, आप बोल देते हैं कि हम पुलिस कमिश्नर को बोल दिया है, हम फलां को बोल दिया, करता था कुछ नहीं, तो आप बुलाते क्यों हैं?
उसके बाद हमने जब कहा कि सीएम ने आपके पास भेजा है, बोला आप हमको सीएम दिखाते हैं। हमने कहा था आप क्या दिखाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग, अगर ममता बनर्जी को कोई काम करना हो कि मस्जिद बनना चाहिए या एक आदमी के 5 बीघा जमीन वर्कशॉप ले लिया है उसको देना, तो वो तो पुलिस को बोलेगी ना, अपने गुंडों को बोलेगी। तो आप अगर काम कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम जो है वो गुंडों के जरिए चल रहा। हमने पुलिस से पूछा, पुलिस से पूछा, हाँ पूछिए चल। नौजवान तो इस तरह 64 के राइट के बाद बहुत सारे लोग और बाद में 64 के बाद जब इलेक्शन और कैंडिडेट होता तो वो खड़ा के चलाते थे और उनको जितवाया और बाद में मुसलमानों के दरवाजे में काम करते। लेकिन 80 के बाद से देखते हैं तो लोगों को खत्म हो गए। 80 के बाद से देखते हैं कि बिल्कुल खत्म है। एक तरफ जहाँ का काम था नौजवान को आगे बढ़ाना, उनको आगे लाना, इधर की आदत करना, ये सब तो ये सब जो है वो आपकी मेहनत है। जो लोग क्या इस तरह दोबारा कर सकते हैं। अरे देखिए, आपने जो बताया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मुल्ला जाम साहब खिलाफत कमेटी के सदर थे और पीसी सेन चीफ मिनिस्टर थे। पीसी 1965 में जो जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, उसकी वजह से डीआईआर में 65-66 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, पीसी सेन ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जो सब निकले और मुल्ला जाम साहब और ताज मोहम्मद साहब सेक्रेटरी वगैरह थे, इन लोगों को ये हुआ, मुल्ला जाम साहब ने एक मुस्लिम ब्लॉक बनाया, उसमें कलीमुद्दीन खड़े हुए, आपके साहब जो लखनवी थे, साहब लखनवी वो खड़े हुए, नहीं साहब लखनवी, और ये काबुल खड़ा हुआ, और और इस तरह 5 आदमी काउंसलर हो गए, ठीक है ना। बाकी लोग तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए, बचे कलीमुद्दीन शम्स। कलीमुद्दीन शम्स को मुल्ला साहब ने कहा कि भाई तो मुस्लिम कहाँ आप चले जा रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स करोगे। तो मुल्ला साहब से हमारा ताल्लुक था, हमारा मिलना जुलना था। हम उसके दफ्तर गए, यानी खिलाफत कमेटी, बोले देखिए ना कलीम क्या किया। हम उसके घर गए थे कलीम के, वो देखा वो शेर बांध लिया है वहां, मतलब समझे, शेर बांध लिया फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो, फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल। तो ये है जो आप बता रहे हैं ना, कलीमुद्दीन शम्स का हाल तो इतना खराब था, हम तो बहुत कलीमुद्दीन शम्स के साथ काम भी किए कि वो आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे कुछ, करते थे कुछ, और फिर आखिर में शादी ब्याह 2-2 दिन करके वो बिल्कुल एक औरत के में बिल्कुल बेचारे कैद हो गए। नतीजा ये हुआ कि उनकी आदत क्या हो गई, खत्म हो गई। इनका सवाल ये है कि 80 के बाद जो मुस्लिम तंजीमें हैं या मुस्लिम मोहम्मद की आदतें हैं वो नौजवानों को आगे बढ़ा रही है या नहीं। अच्छा, हर मुस्लिम तंजीम में नौजवान आपको मिलेंगे, अब उनसे आपने पूछिए कि भाई आप नौजवानों को क्यों नहीं बढ़ा। हम तो नौजवानों को बुलाते हैं, हम नौजवानों को बुलाते हैं, बैठाते हैं, उनको कहते हैं कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, कहाँ करते हैं। खिलाफत कमेटी में इस वक्त डेकोरेशन चल रहा है, यानी मतलब सिंपोजियम, सेमिनार, डिस्कशन, ये सब चल रहा है। और वो आदमी जो उसका लीडर है, वो 10 जमीन में से मुसलमानों को 5-6 जमीन को कब्जा करता है, और वो हज की तालीम दिलवा रहा है, वो बात सुना रहा है, और आज भी शायद वोटिंग कलम में है। तो ये क्या होगा, जब वो आपको बताया ना, अभी शायद आप भूल गए कि जब वो बीजेपी में शामिल हुआ, यानी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुई यानी, और वो भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ, तो हमने उनसे पूछा खिलाफत कमेटी में, किससे, जावेद खान से, कि आप लोग बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, बोले क्या किया जाए। आपने कहा कि ममता बनर्जी लीडर बन सकती है, ममता बनर्जी लीडर बन सकती है, अब्दुल अजीज नहीं बन सकते। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बंदिशें, हमें आदमी नहीं मिलते। नहीं, बंदिशें हैं, आपने कहा कि बंदिशें भी हैं और आदमी भी नहीं मिलते, हलाल हराम है। तो इसकी वजह से वो नहीं बन सकते। लेकिन आप उसके साथ ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीडर नॉन मुस्लिम से ज्यादा करप्ट है। एक सवाल ये है कि कैसे ऐसा, जो जिनके पास हलाल हराम की भी
की वो भी भी है और तालीम है। करप्ट भी है। हाँ, हमने और तो फिर दोनों वो बात सबसे बताई। ज्यादा करप्ट है। हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि मुस्लिम लीडर्स जो है, जितने कुछ लोगों के नाम भी आपने गिनाए, कि इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों से बहुत मायूस हुई। तो जब इनको दूसरी बार टिकट मिलती, जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी को ही आप देखें कि ममता बनर्जी ने दूसरी बार भी इनको टिकट दिया, तो क्या आपने कुछ ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाया कि हम अपने ही कम्युनिटी के लीडर के या कैंडिडेट के खिलाफ हम खुद आवाज उठाएंगे कि भाई आपने काम नहीं किया है? तो ममता बनर्जी मजबूर होती कि इन लोगों ने काम नहीं किया, हम दूसरे लोगों को मौका देंगे। ये एक सवाल है, दो अच्छा, सवाल तो है। ये जो सिद्दीकुल्ला चौधरी है, इनको इनके अच्छा नहीं नहीं, एक ही आदमी को रखिए ना पहले। अच्छा और नहीं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हमने हाजी अब्दुल अजीज साहब को यहाँ मदऊ किया है इनका एहतसाब करने के लिए नहीं, ये सूरत हाल का मजमूई जायजा पेश कर रहे हैं, किसी की तरफ से एक सफाई पेश करने के लिए हाजिर नहीं है। इन्होंने सूरत हाल बताई है, इन्होंने कहा कि मुसलमानों की बदकिरदारी उनकी क़यादत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, आप अगर पाकिस्तान का जायजा लीजिएगा तो वहां की जो क़यादत है यहाँ की मुस्लिम क़यादत से भी ज्यादा करप्ट। ये क्यों हो रहा है? ये हर सवाल कौन का होता है? जिन लोगों ने काम नहीं किए थे और उनको अगर दूसरी बार टिकट मिल रहा था, तो क्या मुस्लिम ग्रुप, मुस्लिम जमात ने उनके खिलाफ आप क्या आवाज समझते हैं क्यों ममता बनर्जी? एक तो मिलना दुश्वार है, दूसरी बात ये है कि आप जब सुल्तान साहब और ममता बनर्जी की हर बात कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, ये कर रहे हैं, या सिद्दीकुल्ला सर झुका रहे हैं, तो आप जब सर नहीं झुका रही हैं या आप उनका साथ नहीं दे रही हैं, उनकी आप पार्टी में नहीं है, तो वो आपकी बात सुनेंगे कि सिद्दीकुल्ला की बात सुनेंगे? किसकी बात सुनेंगे? सिद्दीकुल्ला प्रेशर ग्रुप तो हमने बहुत कोशिश की, कहाँ बना, नहीं बन पाया। अरे रिवाइव करते हैं लोग, आते कहाँ हैं, बहुत मुश्किल से। एक सवाल ये उभरता है कि जितनी बातें आपने कही है उसमें तमाम बातें ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम अवाम को मालूम है ये तमाम वाकयात कि फलां साहब ऐसे बदकिरदार है, उन्होंने जमीन कब्जा कर रखा है, उन्होंने कुछ कर रखा है, तो मुस्लिम अवाम अपने अंदर क्यों नहीं ये बेदारी लाती है कि उनका एहतसाब करे, उनसे सवाल पूछे, उनका गिरफ्तार पकड़े, उनके पीछे उनको वोट क्यों देती है? देखिए एक बात मैं बताऊं, हम भी काम करते हैं, सोशल करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जगह जाते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे पास 10 आदमी, 5 आदमी या 20 आदमी या 30 आदमी 3-4 बार टेलीफोन करते हैं तब आते हैं, ठीक है ना। लेकिन सुल्तान साहब थे या इकबाल साहब अभी हैं कि नहीं? इंतकाल हो गया, वो भी इंतकाल हो। अच्छा, जावेद साहब, तो ये लोग क्यों इनके पास लोग ज्यादा आ जाते हैं? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, इन लोगों के पास ज्यादा आदमी आते हैं, 100 आदमी, 50 आदमी। एक तो ये लोग डकैती करके कुछ लोगों को नौकरी देते हैं, 100-50 आदमी इनके रोजाना कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है खिलाने पिलाने का, समझे। एक जगह मैं बैठा हुआ था, बिल्डिंग बन रही थी, 4 लड़के आए और कहने लगे, उसको कंट्रैक्टर को भी बैठे हुए थे, कहने लगे कि सुल्तान भाई भेजे हैं, शादी कर रहे हैं लड़कियों का फला का, तो आपको 10,000 देना है। तो हमने कहा सुल्तान भेजे हैं आपको? उसको कांग्रेस में थे वो, और उसको गुलाम नबी आजाद भी आने वाले थे। तो हमने कहा कि, और ऐसे रिवाल्वर में निकाला कि ये आपको देना है तो हमने कहा, उसको कहा आप रिवाल्वर रखो और सुनो, जाके सुल्तान को बोलो मेरा नाम अब्दुल अजीज, बोलो कि जो लड़की का तुम शादी कर रहे हो उसका पूरा खर्चा वो दे, और अगर वो नहीं देगा तो हम गुलाम नबी आजाद से दिलवा देंगे, आ रहे हैं ना, जाओ। तो वो चला गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे चंद्रशेखर हो, आपने सुना नहीं होगा, चाहे शरद पवार हो, इनके 100-150 आदमी खाते पीते हैं रोज, इनका 3 लाख 4 लाख रोजाना खर्चा है। इनको जो पॉलिटिशियन है ना, ये गुंडा पालते हैं, और जिसको कहते हैं जाके मार के आ जाओ, कपड़ा फाड़ के आ जाओ, ये जाते हैं मार उड़ के चले आते। इसी तरह हमारे जो पॉलिटिशियन थे यहाँ हैं, वो भी यही करते थे, वही कर रहे हैं। इस तरह जावेद भुगतान पे क़यादत का फुकदान है ही नहीं, मेरे अपने, आप लोग इख्तिलाफ करें या ना करें। दिल्ली जो मसाल होते हैं, तो गुज़श्ता साल आप देखा होगा कि दरगाह रोड पे एक मंदिर के मामले में मुस्लिम 10-11 बच्चों को ARS पकड़ कर ले गई और उनको
आर्म्स केस दे डाली, और वो बच्चे और उनके गार्जियन कलकत्ता में लीडरों को तलाश करते रह गए कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन किसी तरह का उनको मदद नहीं मिला। चंद जो लोग मिल करके नहीं आप मिले, हम मिले, ऐसी बात तो नहीं। हम लोग मुस्लिम क़यादत में नहीं है। ये क़यादत किसको कहते हैं? तो इस तरह के जो मसाइल मुस्लिम बच्चों के साथ, उनके साथ जो कभी कभार वाक़यात होते, ऐसे में वो लोग किनकी तरफ अपना, अरे भाई जो उनका मसला हल कर सके, रिजवी जो हल कर सके, अब्दुल अजीज जो हल कर सके, उसके साथ करें। हमें किसी ने उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे हम फंसे हुए, हमने कोशिश की, पुलिस के पास गए, थाना गए, उन लोगों के मोहल्ले में गए, और क्या कर, और बेचारे इतने ज्यादा हमसे करीब हो गए तो कोई कलकत्ते में शायद उतना करीब। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, सवाल से ज़्यादा वो मेरी इंफॉर्मेशन वो था कि पिछली इलेक्शन के दौरान जमात इस्लामी ने तृणमूल कांग्रेस को पूरे तौर पर सपोर्ट किया, खामोशी सही खुले अंदाज में नहीं। हमारी सामी ने एक सपोर्ट किया और दीदी ने उनको वेलकम भी किया। तो यकीनन क़यादत तो उससे नहीं बढ़ी, लेकिन क्या ऐसे मसाइल को हल करने के लिए जब जमात इस्लामी ने ये किया तो फिर दीदी के पास जा करके मुसलमानों की ये जो मसाइल हैं जो आमतौर पर हमारे लीडरान नहीं उठाते हैं, ये जमात अपने तौर पर पिकअप कर पाई है अब तक या नहीं, और कर सकती है कि नहीं? देखिए जोड़िएगा। मेरा सवाल ये है कि पहले 2009-10 के इलेक्शन में भी, और उससे पहले वाले इलेक्शन में भी, और बाद के 11 तक के इलेक्शन में जो मुस्लिम तंजीमें थी वो बैठती थी और एक तजिया करती थी किस इलाके में किसको हमको वोट देना है। लेकिन अभी इस इलेक्शन में जब से बीजेपी का जो उरूज हो रहा है, उसके बाद फिर देख रहा हूँ कि माइंड बना है कि हमें ऐसी पार्टी को हिमायत कर देना है। जैसे आपने यहाँ रमजान अफ्तार वाले जो इस्लामी के दफ्तर में आप भी मौजूद थे, वहाँ पर सलीम साहब जो इंजीनियर सलीम साहब के सामने भी उन्होंने सवाल रखा था, ये वो बोलते हैं कि नहीं हमें सिर्फ बीजेपी को हटा देना है। जैसे मालदा मुर्शिदाबाद का इलाका है, वहाँ पे हम चाहते तो सियासी ब्रेड्स बना सकते थे, दिनार शुमारीदार बना सकते थे, लेकिन वो ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे बगैर, जैसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील बहुत अच्छी पोजीशन में थे, सिर्फ जमीद उलमा की अपील का जो हार गए, सिर्फ जमीद उलमा की गैर अखली बोल सकते हैं या ज़मीनी हक़ाइक़ की बेखबरी के उन्होंने अपील किया, एक सेक्शन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वो वहाँ से हार गए, वरना उसके बावजूद भी बहुत मामूली फ़र्क से वो हारे वहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब। तो ये आखिर मुस्लिम तंजीमें ज़मीनी हक़ाइक़ का पता लगाए बगैर मिलजुमला क्यों ऐलान कर देती है? देखिए पहले तो आपके, उसके बाद इनका, जमात इस्लामी अगर ये काम करती है और करती है हम जानते हैं, तो ये एक्सरसाइज जो होता है ये जमात का या किसी पार्टी का, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने इंग्लिश है, मैं बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू हेल्प जमात को वो नहीं चाहती थी कि वो हेल्प करे, लेकिन जमात चाहती थी कि हम हेल्प करें, ठीक है ना। अच्छा, जमात का क्या मकसद था कि हमको बीजेपी को हराना है, ठीक है ना, यही मकसद था। अब इस पहले आप सुन लीजिए पूरी बात, लेफ्ट को भी नहीं, पहले सुन लीजिए ना। नहीं, लेफ्ट को भी उन्होंने हिमायत की, हम अगर तक गए नहीं, लेकिन हमने बता दिया कि सलीम साहब को भी करना है और वो अधीर रंजन चौधरी को भी करना है, तो इसको जमात ने दोनों को किया, ठीक है ना, अधीर रंजन चौधरी को भी और सलीम को भी किया। हम गए नहीं, हम भी शूरा में गए नहीं, हम चूंकि इसको, इस एक्सरसाइज को बहुत बड़ी अहमियत, जब मरकज से लोग आए थे जिसमें अमीर जमात भी थे और जमीयत उलमा के लोग थे, इमारत शरिया के लोग थे, वो ममता बनर्जी से मिलने आए थे, ठीक है ना, और उनको लेके कौन आया था वो भी सुन लीजिए, उसका नाम यादव का पूरा नाम ये गुंदरा यादव लेके आए थे, और इसलिए आए थे कि ममता बनर्जी से मिल के कहा जाए कि कांग्रेस से कम अलायंस होना चाहिए। पहली बात तो ममता बनर्जी मिली, फरहाद हकीम मिले, और ये लोग बोल के गए कि अभी टाइम है, अगर ममता बनर्जी अपॉइंटमेंट देंगे तो हम लोग आएंगे। हमने फेसबुक में जो लिखा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कहा ये जो मरकज से लोग आए मुसलमान, जिसमें जमात इस्लामी के भी हमें शामिल है, ये ममता बनर्जी को नहीं जानते, इनको ये कहना चाहिए पहले यहाँ की जो जमात उलमा है, जमात इस्लामी है और जमात अहले हदीस, फिर 3 जमात मिलके बैठे हैं कि अगर ममता बनर्जी अलायंस में नहीं जाएंगी तो हम लोग इनके मुसलमानों को वोट दें या ना दें, ममता के बारे में सोचेंगे। ये धमकी देना जरूरी है और मुसलमान धमकी देने के लायक नहीं बन रहा है, इस वजह से ममता न मिलेंगी न ममता मुसलमानों की बात सुनेंगी। हमने फेसबुक में लिखा,
नहीं किया किसी ने, न जमात इस्लामी ने किया, क्योंकि तो कायद नहीं है जमात इस्लामी के। लेकिन हमने लिखा, जमात इस्लामी हमको कुछ नहीं बोली कि क्यों आपने लिखा, लेकिन मुसलमान ममता बनर्जी को क्यों नहीं धमकी दे सकता है, जमात इस्लामी क्यों नहीं धमकी दे सकती है, जमीयतुल्लाह तो दे नहीं सकती, जमीयतुल्लाह तो उसके साथ है। तो आप जब किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है, इनका वसीम बरेलवी का मिसरा है, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। अगर आप डेमोक्रेसी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं तो वो आपके घर क्यों आएगी और आपसे क्यों मिलेगी। ये तो रामाकृष्णा के पास जाती है, ऐसे करती है, लेकिन किसी जमात के पास गई है, एक दफा आए थे, फिर कौन कौन आए थे, मुकुल राय आए थे, अच्छा क्या नाम है, पार्थ चटर्जी जो जेल में, ये दोनों आए थे जमात इस्लामी के दफ्तर उस वक्त, जबकि ये अब मतलब सीपीएम को हराना था, उस वक्त आए थे। तो उन लोगों से हमने कहा था कि आप लोग तो बीजेपी में गए थे, फिर कहीं बीजेपी में चले जाए, नहीं बोले और नहीं जाएंगे। ये बात हमने कही थी पार्थ चटर्जी से भी, मुकुल राय। एक तरफ आप जो है मुस्लिम मुंतखब मुस्लिम नुमाइंदे जो ऐवान में है, वजीर है, उनकी बदकिरदारी का हम लोग यहाँ बैठ के रोना रो रहे थे। दूसरी तरफ फिर वैसे ही लोगों को मुंतखब करने के लिए सियासी जमातों पर क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? क्या मतलब सियासी दबाव? सियासी, आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ रोना रो रहे थे कि फला साहब जो चुन के गए मुसलमानों के, वो गुंडे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, काबिज होते हैं। फिर इन्हीं मुसलमानों को नुमाइंदगी देने के लिए हम सीपीएम या कांग्रेस या टीएमसी से क्यों कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे कम है, मुसलमानों को कम टिकट दिया गया है, तादाद उनकी कम है। हाँ, तो इसमें ये बात है कि ये कौन कह रहा है, तंजीमें कह रही है ना, तंजीमें ही कहती हाँ, मौलाना नेमत हुसैन हबीब साहब जो इंतकाल कर गए, वो बोलते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, बोलते थे अरे भाई सुल्तान साहब हमारा काम नहीं करते, अपने बाल बच्चों का तो काम करते हैं, मतलब समझे, कुछ भी नहीं करते हैं तो अपने बाल बच्चों का तो काम करते हैं। तो आप समझ लीजिए, और तो मुसलमान जो एमएलए है कम से कम अपने अजीब गरीब को काम करता है। तो इस चौधरी किसका काम कर रहे हैं आप पूछिए, आपने तो कई बार फोन किया होगा, हम तो फोन करते हैं तो अगर किसी काम का तो बोलते हैं हाँ, वो तो कर भी नहीं पाते। ये तो एक हम तो यहाँ राजीव कुमार था ना, राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर था, वो बेचारा इतना अच्छा था कि हमने कहा तो बोला हाँ ठीक है ये काम होना चाहिए, लेकिन वो फराद हकीम नहीं करने दी, चीफ मिनिस्टर ने करने नहीं दिया उसको। वो जो हाशमत साहब का 5 बीघा जमीन कब्जे में। अब कोई आखिरी सवाल ये अवामी क़यादत नहीं बन पाती है, ये इसके रूट्स जो है वो अवाम के अंदर नहीं बन पाते हैं। बहुत अहम सवाल है, वो कौन सी कमी है मुसलमानों में, वो अपने रूट्स अवाम, जैसे शाहबुद्दीन साहब 5 साल तक कह ही नहीं, और उनको जिताने में हम भी थे, या आप भी थे, पर तो ये जो सूरत हाल है मुसलमानों के अंदर अवाम से जुड़ने का ध्यान वो क्या कमी है जो वो कमी ये है, आप राहुल गांधी की जो देख रहे हैं ना, भारत जोड़ो के बाद राहुल गांधी कहाँ पहुंच गए, इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर हो गए। क्यों? वो आवाम से मिले, उनकी बात सुनी, कल मोची से मिल रहे हैं, आज किसान से मिल रहे हैं, भारत से मिल रहे हैं, भारत से। तो ये मुसलमान जो है ना, मुसलमान जो मौलवी मौलाना या सब कुछ है, ये तो गरीबों से कहाँ मिल रहा है, गरीबों के मसाइल कहाँ हल कर रहा है। अच्छा, कोई औरत बेचारी अगर फंसी हुई है शौहर की वजह से, उसको मारा जा रहा है, अच्छा तिलाक का जो मसला ये लोग कर रहे हैं, ये सब इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी जो फैसला हुआ हुकूमत की तरफ से, ये कोर्ट की तरफ से, कि एक मुसलमान औरत को मेंटेनेंस जो जनरल कानून है उसके जरिए भी वो उसको मिल सकता है, और जो इस्लाम का आईली कानून है उसके जरिए भी मिल सकता है। तो अगर कोई मुस्लिम औरत चाहे कि भाई हमें तो ये लोग सोसाइटी जो मुसलमानों की दिला नहीं पा रही, तो हम जाएंगे उससे क्या गलत कर रही, तो उस पर लड़ रहे हैं, नहीं बहुत गलत होगा मुसलमान। अच्छा, 3 तलाक वाले में भी, 3 तलाक में दोनों इस्लाम में है, फिक़ह में, इस्लाम में तो एक ही है कि तलाक हो जाएगी। मुसलमान लड़ा किससे कि 3 तलाक सही है, हालांकि 3 तलाक ने बहुत जुल्म किया है,
समझ में? मौलाना मौलवी ने 100 साल पहले लिखा कि भाई जब कोड़े मारने के लिए कहा गया है, ये गैर इखलाकी है, गैर शरई है, गैर इस्लामी है, तो कम से कम इसमें कुछ सजा भी करना चाहिए। हुकूक ज़ौजन की किताब है। तो नहीं मुसलमान तैयार हुआ। अच्छा, एक औरत जिसका शौहर गुम हो गया है, उसको हनफी फिक़ह के मुताबिक 90 साल जो है उसको इंतजार करना पड़ेगा। इसी से एक सवाल ये आप पैदा सोचिए होता है पहले, कि तो नहीं, ये जो मुसलमान वक्त की कमी मुसलमान है, उलमा है, वो भी जुल्म के खिलाफ नहीं है। वक्त की कमी है। आजादी के बाद हिंदुस्तान में जिस तेजी से मुस्लिम मजहबी क़यादत उभरी है, फिरकों की क़यादत उभरी है, उस और लोगों ने उसको तस्लीम किया है, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं, तो सियासी क़यादत उस तेजी से क्यों नहीं उभरी और मुस्लिम अवाम ने उसको कबूल क्यों नहीं किया? नहीं, सियासी क़यादत सामने आई नहीं। हमने आपको बताया ना, आपने सुना नहीं कि मुस्लिम लीग, जब मैं स्टूडेंट था तो 3 लोग वजीर हुए थे और 7 एमएलए हुए, उभरी थी। लेकिन उनके करेक्टर लेस होने से उनका बेटा, वो पहले हसनुज़्ज़मा हुए और हसनुज़्ज़मा का बेटा कमरुज़्ज़मा, डॉक्टर कमरुज़्ज़मा हुआ। कमरुज़्ज़मा ने चिराग नहीं जलाया मुस्लिम लीग का, वो क्या किया, वो तृणमूल में शामिल हो गया। तृणमूल में जब उसको वजीर नहीं बनाया गया तो वो गुस्सा था, और उसके बाद पहली बार उसको टिकट मिला, दूसरी बार तृणमूल ने टिकट भी नहीं दिया। नूरुज़्ज़मा या कमरुज़्ज़मा, गोया सियासत में जो लोग भी जा रहे हैं मुस्लिम क़यादत के लिए, वो तमाम के तमाम बदकिरदार हैं। तो बदकिरदारी तो सियासत में जा रही है। अरे आप क्या सोच रहे हैं? यानी कितने क्रिमिनल है? 40% है। पार्लियामेंट में कितने हैं? 40% है कि नहीं? जी। तो फिर, और ये जो मोदी है, ये ही इज द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। तो इस मसले का हल क्या है? मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमानों को हम पैगाम ये देना चाहते हैं, 2 पैगाम। पहला तो ये है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं और जो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों में कुछ होना चाहिए, वो चाहे 2 हों या 3 हों, मिल के वो कोर कमेटी बनाएं या मिली इत्तेहाद परिषद को रिवाइव करें या जो भी करें वो करें। और दूसरे ये कि जो हमने तारीख पढ़ी है मुसलमानों की, वो ये है कि तहरीक खिलाफत यहाँ चली थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान सब लोग शामिल हुए थे। लेकिन मौलाना मौलवी ने तहरीक खिलाफत के बारे में ये लिखा है और मुस्लिम लीग के बारे में ये लिखा है, तहरीक खिलाफत के बारे में ये लिखा है कि उसमें काबिल एतमाद और ना काबिल एतमाद दोनों लोग शामिल हो गए तहरीक खिलाफत, जिसकी वजह से खुर्द बुर्द इतना ज्यादा हुआ था कि जो लोग बेहतरीन लीडर थे खिलाफत कमेटी को, वो भी बदनाम हो गए। अब मैं एक वाकया और बताता हूँ जो कलकत्ते का है। जब मैं सेंटअप हुआ तो फसाद हुआ या 1964 में, और 3 जमातें थी, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, खिलाफत कमेटी। तो तीनों जमातें रिलीफ का काम करना चाह रही थी, ठीक है ना। और उस वक्त जो सबसे बड़ी लीडरशिप थी वो मुल्ला जान मोहम्मद की थी। तो मुल्ला जान यानी खिलाफत कमेटी, हमें खराब लग रहा था जमीयत उलमा पे भी और जमात इस्लामी पे भी कि इनके साथ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हुआ क्या कि हमने ये देखा, तीनों का रिजल्ट देखा कि मुल्ला साहब को सबसे ज्यादा पैसा मिला और उनके यहाँ सबसे ज्यादा खुद बुद्ध हुआ, जिसको उन्होंने ट्रेजर बनाया, उसने 2-3 लाख रुपया गबन कर। और जमात इस्लामी ने क्या किया कि एक पैसे का हिसाब रखा, ठीक है ना। और जमीयत उलमा का हमें नहीं मालूम ठीक से, क्योंकि उससे हमारा कोई। तो हम ये देखते हैं कि जो आप दूसरा पैगाम, हमने पहला पैगाम बताया कि मिल जाना चाहिए, दूसरा पैगाम बनाया कि जो कमेटी बने, जो लोग हों वो अच्छे लोग हों, साहिब किरदार लोग, और साहिब किरदार की थोड़ी सी भी ताकत बहुत बड़ी होती। जब मिली इत्तेहाद का पहला जलसा हुआ, उसमें 1.5 लाख आदमी इकट्ठा हुए, उसमें सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी थे। लेकिन जब हमने दूसरा करना चाहा तो सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि हम नहीं आएंगे, हम करते हैं और सब आप लोगों का नाम होता। तो जो हमने दूसरा किया, सिर्फ 2 आदमी हम थे, तीसरा आदमी हमको ठीक से मिला नहीं। यहाँ तक कि जमात इस्लामी नहीं मिली हमसे, क्योंकि हम जमात इस्लामी में 50,000 आदमी को हमने इकट्ठा किया। और मामला क्या था? इसराइल और अमेरिका के खिलाफ। और उस वक्त वो सद्दाम, उसका क्या नाम था, बुश, वहां उस पर जूता फेंका गया था। तो उस वक्त की बात मैं बता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि उठबांध कमर क्या डरता है, फिर बेखुदा क्या करता है। ये कोई भी आगे बढ़ेगा ना, तो कोई करे ना करे, अल्लाह ताला करे, समझ। और हम लोग अभी सियासी कारण के ऊपर बात करें, बात ये मौजूद यही है
देखिए अगर इसको देखिए क्यादत की बात तो हमारा क्यादत का फुकदान सिर्फ सियासत। अच्छा ये तो देखिए फुकदान की जो बात आप कह रहे हैं ना ये सही है नहीं हो सकता। हाँ हमारी हर फील्ड पे देख लीजिए, वी आर नॉट गुड इन बिजनेस। हम बिजनेस में अच्छे लीडर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छे लीडर हम नहीं बन पा रहे हैं। वी आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, वी आर नॉट गुड इन टीचिंग लाइन, वी आर नॉट गुड इन मेडिकल लाइन। तो हम किसी भी मैदान में दो बात आपको बता रहे हैं। एक तो ये है कि बोहरा कम्युनिटी मुसलमानों ही की एक शाख है। बोहरा कम्युनिटी पे देखिएगा भीख मांगता में कोई नजर नहीं आता ना। अच्छा हमने उनसे इंटरव्यू जो लिया वो ये लिया कि भाई आप कितना रुपया कर्ज देते हैं अपने आदमी को, अगर कोई ताजिर जो है थोड़ा वो क्राइसिस हो जाए तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 3 करोड़ हम लोग कर्ज देते हैं लेकिन कुछ गारंटी लेते हैं। हमने कहा अगर उसके पास सोना चांदी और गारंटी नहीं हो तब क्या करें, तो हम 3 लाख देते हैं। अब आप हमें बताइए जो ये जो बेचारा मुसलमान है ये सूद लेके काम कर रहा है और इसमें सूद लेने की वजह से और भी वो खत्म हो जाता है। तो आपके यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा है कि अच्छा जमात इस्लामी कोशिश कर रही है तकरीबन 20-30 साल से कि बिला सूदी बैंक हम कायम करना चाहते हैं, उसको इजाजत नहीं मिलती। यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी से भी हम मिले और जो साहब कोशिश कर रहे हैं उनको लेके हम मिले तो प्रणब मुखर्जी ने वादा किया कि हम कोशिश करेंगे कमेटी बनाने की, ये सही है अच्छा है होना चाहिए। तो लेकिन रिजर्व बैंक ने ये कहा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, यानी फ्री इंटरेस्ट भी और इंटरेस्ट भी, ये सिस्टम नहीं हो सकता। तो प्रणब मुखर्जी भी हार गए। हमारे यहाँ क्यों नहीं बोहरा की नकल क्यों नहीं की जाती, यानी बिजनेस में हम क्यों नहीं बनना चाहते। हम कहते हैं हिंदुओं से नहीं नकल आप कीजिए, मारवाड़ियों से मत कीजिए, लेकिन बोहरा से तो आप नकल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सीख सकते। वजह क्या है क्योंकि उनके यहाँ एक कोई लंगड़ी ज़ईफ क़यादत है, वो जो बोल देती है उसी को वो लोग करते हैं। यानी अगर वो बोल देंगे कि कलकत्ते में एक हॉस्पिटल होना चाहिए तो ये लोग हॉस्पिटल कर दें। वो लोग बोल देंगे कि पर्दा होना चाहिए, वो पर्दा का। वो बोल रहे हैं कि सूद बैंकों से सूद का पैसा या बैंक में पैसा जो है उसको बाहर निकाल लिया जाए, हालांकि वो लंगड़ी लूली की आदत। तो हमें एक लंगड़ी लूली की आदत नहीं मानने की वजह क्या है। वतीउल्लाह मौलाना है जानते हैं, वतीउल्लाह वती रसूल वलिल अम्र मिनकुम। कुरान ने कहा अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और जो तुम्हारे अंदर साहिब अम्र है यानी जो कायद है उसकी इताअत करो। तो क्या ना तो अल्लाह की इताअत करना चाह रहा है ना रसूल की इताअत करना, बोलता है जान ले लेगा किसी का, यानी अगर रसूल की गुस्ताखी हुई तो वो जान ले लेगा लेकिन रसूल की इताअत नहीं करेगा, नमाज तक नहीं पढ़ेगा, मगर वो जान ले लेगा उसका जो गुस्ताखी करे। ये क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज साहब। ये मुस्लिम क़यादत के सिलसिले में फुकदान, हालांकि फुकदान तस्लीम नहीं कर रहे हैं लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा उसका खोल करके बात की और इस नतीजे पर पहुंचे हैं हम लोग के किरदार के हवाले से मुसलमान इंतहाई जलील और कमजोर हो चुके हैं। ये तमाम बुराइयों की जड़ी है।